हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम हिंदी से वाक्य परिचय के ऊपर देखेंगे और वाक्य परिचय समझेंगे क्या होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले वाक्य की परिभाषा देख लेते हैं। तो वाक्य की परिभाषा क्या है कि वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह होता है जो किसी विचार, भाव या संदेश को पूर्णतः व्यक्त करता है। तो क्या हुई इसकी परिभाषा कि वाक्य शब्दों का एक सार्थक समूह है। क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जो किसी विचार को या भाव को या संदेश को पूर्णतः व्यक्त करता है। फिर सरल शब्दों में अगर देखें तो वह इकाई जिसके द्वारा हम अपनी बात को पूरी तरह से कहते हैं वही वाक्य कहलाती है। तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गई कि जब हम अपनी बात को पूरी तरीके से कहते हैं तो वो क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। अब इसका उदाहरण सिंपल क्या हो गया? राम पढ़ रहा है। तो यह एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है कि राम पढ़ रहा है, राम खेल रहा है, वो खा रहा है, वो सो रहा है, वो दौड़ रहा है। ये सिंपल पूर्ण उसको करता है। अब अगर उसको हम व्यवस्थित ना करें, अगर उसको आगे पीछे कर दें, ठीक है, उसको अगर हम अलाइनमेंट ना करें सीधी, और अगर हम टेढ़े मेढ़े वर्ड लिख दें कि है, राम या फिर पढ़ा, पढ़ा, तो अब ये शब्दों का एक समूह तो है लेकिन ये सार्थक नहीं है। तो इसलिए ये वाक्य नहीं है। तो वाक्य वही होगा जब जो बिल्कुल सार्थक क्या होगा? समूह होगा, जिससे कुछ पता चले। अब है राम पढ़ा से हमें कुछ नहीं पता चलने वाला ना, तो ये वाक्य नहीं कहलाएगा। अब इसमें देखते हैं कि वाक्य के अंग क्या होते हैं। तो क्या है कि एक पूर्ण वाक्य के मुख्य रूप से दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गया उद्देश्य और एक हो गया विधेय। तो वाक्य के कितने अंग हैं? वाक्य के दो अंग हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में क्या है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, जिस कर्ता यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम आम खाता है। तो अब किसके बारे में कहा जा रहा है? राम के बारे में कहा जा रहा है। तो राम क्या होगा? आपका उद्देश्य होगा। तो पहला अंग तो हो गया उद्देश्य, यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है। राम आम खाता है, अमित दौड़ता है या गाना गाता है, तो जिसके बारे में बात करी जा रही है। हिमालय बड़ा है तो हिमालय के बारे में बात करी जाए, तो ये सब क्या हो गया? उद्देश्य। अब विधेय क्या होता है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, क्रिया या फिर कोई भी अन्य पद, तो उसको क्या कहते हैं? हम उसको विधेय कहते हैं। ये दूसरा अंग हो गया। तो अब राम आम खाता है, तो राम के बारे में हम कह रहे थे, तो राम उद्देश्य हो गया। अब क्या करता है? वो आम खाता है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया विधेय। तो कौन कौन से दो अंग हो गए? वाक्य के दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि राम के बारे में हो रही है। और विधेय का मतलब कि जो वो काम कर रहा है, जो वो क्रिया कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? आम खाने की क्रिया कर रहा है। तो उसके ये हो गए वाक्य के दो अंग, उद्देश्य और विधेय। अब वाक्य के प्रकार देख लेते हैं। तो वाक्य के प्रकार हैं, तो अब वाक्य के क्या है? प्रकार है। सबसे पहले तो एक हो गया रचना के आधार पर, एक हो गया अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? एक हो गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर कौन कौन से हो गए? तो अर्थ के आधार पर हो गए 8। कितने हो गए? 8। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। कौन कौन से? विधानवाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। तो वाक्य के प्रकार रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8। अब देखते हैं सबसे पहले रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर सबसे पहले आ गया सरल वाक्य। तो क्या है कि इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, यानी कि एक ही कर्ता होगा, एक ही क्रिया होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं हम सरल वाक्य। तो उदाहरण क्या हो गया? अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। तो एक सिंपल वाक्य हो गया, एक ही उद्देश्य है इसमें, अध्यापक और क्या कर रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं। तो सिंपल एक वाक्य हो गया, तो ये हो गया सरल वाक्य। अब संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि इसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो किसी समानाधिकरण योजक जैसे कि और, तथा, या, किंतु, परंतु, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं। तो जिन वाक्यों में ये योजक होंगे, और, तथा, या, किंतु, परंतु, इस टाइप के योजक होंगे, उनको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। अब उदाहरण क्या हो गया इसका कि मैं बाजार गया और मैंने फल खाए, और आ गया। तो जब ये और आ जाएगा तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कि बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता खरीदा। तो बारिश हो रही थी इसलिए मैंने छाता खरीदा। तो ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य। अब अगला है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है कि इसमें एक प्रमुख प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो व्यधिकरण योजक, यानी कि, जो, क्योंकि, यदि, तो, जब, तब, जैसा, वैसा आदि से जुड़े हुए होते हैं। अब
इसका उदाहरण क्या है? अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो अध्यापक ने कहा कि, अब क्या कहा? कल छुट्टी रहेगी। तो जो की आ गया तो ये क्या हो गया? मिश्र वाक्य। दूसरा हो गया कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। तो उसमें क्या आ गया? यदि आ गया, तो आ गया। कि मतलब जब अधूरा सेंटेंस रह जाएगा, अगर योजक होगा तो उसके बिना अधूरा सेंटेंस लगेगा, तो समझ लो कि ये मिश्र वाक्य है। कि अध्यापक ने कहा, अब ये क्या कहा? तो उसके आगे का सेंटेंस अगर कुछ भी जो भी होगा तो ऐसे वाक्य जो होते जो वो मिश्र वाक्य होते। अब देखते हैं अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या है? तो सबसे पहले हो गया अर्थ के आधार पर हो गए 8। कितने हो गए? 8 हो गए। अब कौन कैसे हैं? सबसे पहले हो गया विधानवाचक। जब सामान्य जानकारी होती है कि सूर्य पूर्व से, अब एग्जाम्पल है सूर्य पूर्व हो सकता है, तो ये विधान है। मतलब जब सामान्य जानकारी कि सूर्य पूर्व से उगता है, राम आम खाता है, ये वो है, तो ये सब एक कोई विधान है, तो ये विधानवाचक हो गया। अब दूसरा है निषेधवाचक। जब किसी बात का निषेध यानी कि मनाही होती है, यानी कि निगेशन। निगेशन है कि नॉट वाली बात जिसे हम कहते हैं निषेध, तो वो होते हैं निषेधवाचक। अब कैसे? वह आज स्कूल नहीं आएगा, मैं रात को नहीं सोऊंगा, मैं कल नहीं आऊँगा, वह फल नहीं खाएगा। तो जिसमें नहीं वाली बात होती है, निगेशन वाली बात, नॉट वाली, तो वो क्या होते हैं? वो हमारे निषेधवाचक होते हैं। अगला देखते हैं। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछना, नाम से पता चल रहा है प्रश्न पूछना। एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, वह आम क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको भूख लगी है, या जो भी है। तो ये जिसमें प्रश्न होंगे तो ये होंगे, ये होगा आपका प्रश्नवाचक। फिर आगे हो गया अगला हो गया चौथा आज्ञावाचक। जब आज्ञा, अनुमति या निर्देश देना होता है तो उसको बोलते हैं आज्ञावाचक। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया कि तुम तुरंत यहाँ आओ, मेरी फाइल लेके आओ, या घर घर जाके अपनी किताब लेके आओ। तो कुछ भी जब हम आज्ञा देंगे, कोई अनुमति देंगे, कोई निर्देश देंगे, यहाँ पे बैठ जाओ, तो इसको बोलेंगे आज्ञावाचक। फिर अगला आता है विस्मयादि वाचक। अब इसमें क्या है? जब भी आश्चर्य होगा, हर्ष होगा या शोक होगा, ऐसा कोई भाव व्यक्त हो रहा होगा, तो उसको हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे कि एग्जाम्पल, अरे तुम कब आए, क्या हम मैच हार गए, मतलब ओहो, ये बहुत दुख की बात है। जब भी दुख की कोई बात होती है, शोक की बात होती है, आश्चर्य की होती है कि क्या बात कर रहे हो, तो ऐसे जो भी वाक्य होंगे उनको बोलते हैं विस्मयादि वाचक। अगला है कि इच्छावाचक। अब इच्छावाचक क्या है? कि इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामनाएं व्यक्त करना। जिन शब्दों में या तो इच्छा जताई जा रही होगी, या आशीर्वाद दिया जा रहा होगा, या शुभकामनाएं दी जा रही होंगी, तो ऐसे होते हैं इच्छावाचक। अब इसका एग्जाम्पल एक है, क्या है? ईश्वर तुम्हारा भला करे। अब ये उसको क्या कह रहे हैं? ये उसको आशीर्वाद दे रहे हैं कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, या फिर शुभकामनाएं देना कि शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। अगला है कि संदेहवाचक। अब संदेह या संभावना जब भी व्यक्त होगी तो ऐसा वाक्य में तो संदेहवाचक होगा। अब संदेह कैसे? कि या शायद आज वर्षा होगी, हो सकता है कि वह कल स्कूल ना आए। तो इस टाइप के जो वाक्य होंगे तो वो क्या होंगे? संदेहवाचक। और आखिरी है संकेतवाचक। अब इसमें क्या है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, तो उसको संकेतवाचक बोलते हैं। जैसे यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो जाते। तो ये एक क्रिया क्या है? दूसरी पे निर्भर है, कि अगर वो सफल तभी होगा जब क्या करेगा? वो मेहनत करेगा। तो एक क्रिया अगर दूसरी क्रिया पे निर्भर हो रही है तो वो क्या होता है? संकेतवाचक। अब वाक्य शुद्धि क्या होती है देख लेते हैं। तो है कि वाक्य शुद्धि का अर्थ है वाक्य में व्याकरण, वर्तनी, शब्दक्रम और पद प्रयोग से संबंधित अशुद्धियों को हटाकर उसे सही, स्पष्ट और मानक रूप देना। वाक्य शुद्धि क्या कहलाती? वाक्य शुद्धि कहलाती है। मतलब जब उसका व्याकरण सही कर दिया, उसकी वर्तनी सही कर दी, कोई भी वाक्य है उसकी व्याकरण सही कर दिया, उसकी वर्तनी सही कर दी, उसका शब्दक्रम सही कर दिया, उसका पद सही कर दिया, कोई भी अगर ऐसी अशुद्धि है मतलब तो उसको सही कर दिया, तो उसको हम व्याकरण शुद्धि, और एक मानक रूप दे दिया तो उसको वाक्य शुद्धि बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले आ गया पदक्रम। पदक्रम अगर में अशुद्धि है तो क्या होगा? पदक्रम की बात करते हैं। तो खाता है राम आम, ये तो अशुद्ध वाक्य हो गया, खाता है राम आम। अब इसकी शुद्धि क्या होगी? कि राम खाना खाता है, अच्छा सॉरी, खाता है राम खाना, मतलब चाहे आम कर लो चाहे खाना कर लो, तो खाता है राम खाना। और शुद्धि क्या होगी इसकी? राम खाना खाता है। तो इसमें क्या हुआ कि पहले कर्ता आएगा, फिर कर्म आएगा,
फिर क्रिया आएगा, जब इनका सही क्रम होगा तब वो शुद्ध वाक्य कहलाएगा। अब अगर खाता है राम खाना, तो ये हो जाता। सबसे पहले करता है राम, फिर खाना, फिर वो क्या करता है, खाता, खाना खाता है। तो ये हो गया पदक्रम के हिसाब से। अगर कोई वाक्य की अशुद्धि होती है तो उसको हम ऐसे ही करते हैं। फिर आ गया संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर। तो अब मेरे को बाजार जाना है, ये तो हो गया अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध क्या है कि मुझे बाजार जाना है। तो ये क्या था कि सही विभक्ति। तो अब इसका नियम क्या है कि जब भी सही विभक्ति और रूप का प्रयोग करोगे तो मतलब उसको अगर सही विभक्ति और रूप का प्रयोग करना है तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अब मेरे को तो कुछ होता नहीं ना, मेरे को होता नहीं है, तो क्या होता है, मुझे होता है। या फिर नाम ले लिया, राम को बाजार जाना है या मुझे, तो इसको ये होता है संज्ञा सर्वनाम में अगर अशुद्ध है तो उसको शुद्ध करना। फिर आ गया क्रिया। अब क्रिया क्या है कि तुम वापस लौट जाओ। अब इसमें यह है अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध वाक्य क्या है, शुद्ध है कि तुम वापस जाओ। तो अब ये गलत क्यों है, क्योंकि पुनरुक्ति हुई है इसमें। क्योंकि एक ही अर्थ आने वाले शब्दों का दोहराव नहीं होना चाहिए। वापस और लौटना, एक वापस और लौट का एक ही मतलब होता है। तो अगर तुम वापस लौट जाओ तो दोनों का सेम मतलब है, तो ऐसे वर्ड भी नहीं आने चाहिए। तो तुम वापस जाओ, ये सही वाक्य होगा। तो क्रिया के बेस पे जो वाक्य की शुद्धि होती है तो वह ऐसे होती है, पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। फिर अगला है लिंग। अब लिंग के बेस पे कैसा होगा कि मीरा गाना गाता है, तो बहुत सिंपल बात है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी शुद्ध होगा मीरा गाना गाती है। तो क्या है, क्रिया और संज्ञा कर्ता के लिंग के सामंजस्य होना चाहिए। वही है, अगर लड़की है, मीरा गाना गाता है तो वाक्य शुद्ध हो गया, क्योंकि मीरा तो गाना गाती है। या फिर राम गाना गाती है तो गलत होगा, क्योंकि राम तो गाना गाएगा, क्योंकि वो मेल है। तो लिंग के आधार पर हो गया। फिर हो गया वचन। अब वचन में कैसा है, मेरे पास अनेकें अनेकें किताबें हैं। अब इस ये अशुद्ध हो गया, इसका शुद्ध क्या हो गया कि मेरे पास अनेक किताबें हैं। वचन चेंज हो गया उसका। अब सही वचन का प्रयोग करना, अनेक स्वयं बहुवचन है, अनेक अपने आप में ही क्या है, एक बहुवचन है। तो मेरे पास अनेक ही किताबें हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास अनेक किताबें हैं, अनेकों। तो वो अनेक तो अपने आप में ही बहुवचन है, तो हो जाएगा मेरे पास अनेक किताबें हैं। तो वचन के आधार पर भी हमको देखना है कि वाक्य शुद्ध होना चाहिए। आखिरी है कि विराम चिन्ह के आधार पर। अब इसका एग्जाम्पल है, अशुद्ध है कि वह रोया और चल पड़ा। अब इसका जो शुद्ध होगा कि वह रोया, फिर क्या आएगा, विराम चिन्ह, कौन सा वाला, कॉमा, और चल पड़ा। तो सही जगह पर विराम चिन्ह लगाना। तो सही जगह पे इसका नियम क्या है कि सही जगह पे विराम चिन्ह लगाना। तो दोस्तों ये थे वाक्य के ऊपर वीडियो। अगर हिंदी के वाक्य के ऊपर वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।